स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं अरुण त्रिशल। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। हर जगह अपने अपने नुमाइंदे जो हैं अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कहने का मुद्दा ये है कि जम्मू खित्ते के अंदर विकास का मुद्दा कहीं पीछे रह गया है और इस वक्त जो डोगरों का मुद्दा है वो सामने आ गया है। हमारे साथ इस वक्त डोगरा स्वाभिमान संगठन के स्टेट स्पोक्स पर्सन कीर्ति भूषण जी है। उनसे हम बात करेंगे ऐसा क्यों, विकास को क्यों अहमियत नहीं दी जा रही और डोगरों को अहमियत दी जा रही है, ऐसा क्या कहना है उनका ये पूछते हैं उनसे। जी धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। दूसरा, आपने सवाल बड़ा स्पष्ट पूछा है कि डोगरों की बात जो है वो प्राथमिकता में आ गई है और जबकि विकास का मुद्दा जो है वो द्वितीय श्रेणी में आ गया। तो अरुण जी, शायद कुछ हमारी तरफ से बताने में कोई खामी रह गई होगी। मैं तो ये मान के चलता हूँ, सच्चाई ये है, फैक्ट रिमेन्स द सेम, कि डोगरा लोगों की जो बात की गई डोगरा स्वाभिमान संगठन में, तो डोगरा लोगों के उत्थान की, उनके विकास की बात की गई। अगर हमने डोगरा का मुद्दा उठाया, डोगरा लोगों के विकास का मुद्दा उठाया, अगर हमने डोगरा लोगों की बात की तो डोगरा लोगों के हकों की बात की, अगर हमने डोगरा लोगों की बात की तो सिर्फ उनके पहनावे या खान पीन की बात नहीं की, उनकी बोली की बात नहीं की, उनके आर्ट एंड कल्चर, उनके हेरिटेज जो लुप्त हो रहे हैं उनकी बात की। हमने अगर बात की डोगरा की तो उसका मतलब डोगरा डुग्गर प्रदेश में जितनी भी यहाँ पे हमारी एक्सप्लोर की जा सकती हैं विजिटर्स के लिए, जितनी टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर की जा सकती हैं वो एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये अहम मुद्दा रहा है कि हेरिटेज, जब हम सरकार में आएंगे हमारी जो ये लुप्त हो रही है हेरिटेज, इनको हम प्राथमिकता देंगे और इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और जितनी भी हेरिटेज है इनको ठीक किया जाएगा। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी ने ये बात की अभी तक की नहीं? देखिए अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी हर कॉर्नर पे, हर स्टेज पे, हर पेडेस्टल पे फेल हुई। उन्होंने जितने वादे करके, पिछले असेंबली सीट में 25 सीटें और पिछले लोकसभा में 2 सीटें जम्मू से और 1 सीट लद्दाख से लेकर, जो वादों पे लेकर जो लोकसभा या असेंबली में पहुंचे थे, उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे यहाँ के एमपी हैं इस वक्त, उनसे कल ही किसी ने घगवाल में प्रश्न किया था। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बाकी बातें की बात करो, जो बाकी काम हमने किए हैं, इन बातों की बात नहीं करो आप जो हमने वादे किए। देखो, वादा करके वोट लेना और वादा खिलाफी करना, ये तो एक आदत बन गई है बीजेपी पार्टी की भी और ये कांग्रेस पार्टी की। मैं इसके साथ ये भी जोड़ देता हूँ कि बीजेपी पार्टी ने वादे किए थे 35A के तोड़ने के, वादे किए 370 को तोड़ने के, वादे किए डोगराओं को डोगरा सर्टिफिकेट दिलाने के, वादे किए डोगराओं के विकास के लिए, वादे किए एक उन्होंने धर्म जाति को विशेष को ऊपर, सबसे ऊपर रख के उन्होंने, अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो उन्होंने एक मंदिर बनाने का वादा भी किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी की। जबकि सच्चाई हमेशा ये रही है कि जैसे ही वो सरकार में आए ये सारे मुद्दे उन्होंने ताक पे रख दिए। डोगराओं की बात तो उन्होंने बात करना ही बंद कर दी। तो डोगराओं की जब बात करना बंद कर दी, उसके बाद एक दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में रही वो थी कांग्रेस पार्टी, जिसका दायित्व बनता था कि जो काम रूलिंग पार्टी, जिसके जो वादे करके अगर रूलिंग पावर में आई है, तो अगर वो वादा खिलाफी कर रही है, वादे पूरे नहीं कर रही है, तो उसको ऑब्जेक्ट करे और उनकी टांगे खींचे और उनको मजबूर कर दे उनको एड्रेस करने के लिए कि इन मुद्दों पर एड्रेस करो। जबकि कांग्रेस भी फेल हुई, उसने अपने अपोजिशन का पार्ट भी पूरा प्ले नहीं किया। जो उनका रोल असाइन किया गया था जनता द्वारा, जो उनको अपोजिशन में बिठाया गया, उनके अपोजिशन के लीडर बने हमारे ही के गुलाम नबी आजाद जी, उन्होंने भी अपने दायित्व नहीं निभाते हुए बिल्कुल अपना भूल गए कि उनका दायित्व क्या है। अगर वो अपोजिशन में बैठे हैं तो कम से कम अगर रूलिंग पार्टी अपने वादा खिलाफी कर रही है तो उनको याद कराए समय समय पर, और सिर्फ याद ही ना करवाए, उसको मनवाने के लिए जो संघर्ष करना चाहे करे। लेकिन इसके साथ साथ ही आपका सवाल ये था कि क्या अगर मौत नहीं होती तो क्या दल बनता ही नहीं? मैं ये कहता हूँ कि अगर उमर अब्दुल्ला जी डोगराओं को अनब्लेमिश रहने देते थे, अगर उनके ऊपर ये झूठा इल्जाम ना लगाते कि प्रो रेपिस्ट, प्रो क्रिमिनल हैं, तो शायद ये दल नहीं बनता। इसलिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं कह सकता हूँ। लेकिन सेकंड, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बच्ची की आत्मा को भगवान अल्लाह शांति दे
उसको पूरा उसको सम्मान मिले। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बच्ची जो पता नहीं कौन से नक्षत्र में जन्मी या कौन से नक्षत्र में इस दुनिया को छोड़ के गई, लेकिन उसने कहीं ना कहीं ये रोल जाने अनजाने में प्ले कर दिया कि हम डोगरा लोग संगठित हो गए। छोटी बड़ी रैलियां करके, हजारों की तादाद में छोटी बड़ी रैलियां करके हमने डोगरा लोगों को एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बात मात्र सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी तक ही सीमित नहीं रह गई। इसके अलावा हमने टोटल 25 सूत्रीय कार्यक्रम अपना विजन डॉक्यूमेंट, नजरिया डॉक्यूमेंट में अपने पेश किए, जिसमें ये कहा गया कि डोगरा लोगों के साथ जो भेदभाव होते आ रहे हैं, जो कश्मीरी हुक्मरान आज तक जम्मू कश्मीर में करते आ रहे हैं, और सेंटर में बैठी हुई दो बड़ी पार्टियां हमेशा जिनके नुमाइंदे चुन के जम्मू से, खासकर जम्मू सूबे से चुन के हमेशा जाते रहे हैं, जिसमें हमारे महाराजा जी आजकल के, जिसको अब महाराजा तो खैर खत्म हो गए, लेकिन फिर भी उनका जो उपाधि है अभी महाराजा की दी जाती है, करण सिंह जी, तकरीबन 4 बार वो यहाँ पर उन्होंने नुमाइंदगी की हमारे जम्मू डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की और पार्लियामेंट में बैठे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वो कहते हैं कि मैं असली डोगरा हूँ, असली परिवार का डोगरा मैं हूँ, मेरा वंश असली डोगरा है। उन्होंने अपने पूरे 4 के 4 जितने उन्होंने टेन्योर पार्लियामेंट में बिताए, उन्होंने एक शब्द भी डोगरा लोगों की जो स्वाभिमान को जगाने के लिए या बचाने के लिए नहीं किया। कि आपने इसको एक, हालांकि उनकी नीयत ऐसी नहीं थी कि इसको हिंदू एकता मंच का नाम देके कम्युनलाइज किया जाए, जबकि ये ऐसी उनकी मंशा नहीं थी। मैं भी समझता हूँ कि उनकी मंशा भी यही थी कि इस जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जो भी हुआ है, इसमें अनपार्शियल एक अनबायस्ड इंक्वायरी हो और जो असली गुनाहगार हैं वो बिहाइंड दी बार्स हों, और जो असली गुनाहगार हैं नहीं हैं लेकिन फंसाए जा रहे हैं उनको ना फंसाया जाए। लेकिन उनकी मंशा बेशक ठीक हो सकती है, लेकिन उनका तरीकाकार, मतलब मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने हिंदू एकता मंच नाम रख के इसको जाने अनजाने में कम्युनल कलर दे दिया, जिस बात का फायदा अलगाववादियों ने कश्मीर में बैठकर लिया और उन्होंने कह दिया देखो जी, इन्होंने हिंदू इंसाफ मंच रखकर ये बात साबित कर दी है कि ये कम्युनल मुद्दा है और हम पोलर स्टेट में रहते हैं। बात समझने की है, जब चौधरी लाल सिंह जी ने इस बात को समझा और जब उनकी मिनिस्ट्री में उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि उनकी पार्टी ने मांगा, किन हालातों में मांगा आपको पता है, भली भांति जानते हैं। उसके बाद जब उन्होंने अपनी मुहिम छेड़ी और उन्होंने बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 2018 को ये वादा कर दिया अपने डोगरा लोगों के साथ कि मैं इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी करवा के रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, कम वट में। इन्हें यूनिवोकली कंक्लूजन में एक ही बात की कि सीबीआई की डिमांड डोगरों की जायज है, जस्टिफाइड है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। मजबूरीवश हमें गैर राजनीतिक से राजनीतिक होना पड़ा, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपने आप को झोंका और रजिस्ट्रेशन अभी हमारी कंप्लीट हो गई। इस इलेक्शन में हम ये डोगरा लोगों को कहना चाहते हैं कि डोगरा लोग संगठित होकर अगर अपनी आवाज लोकसभा तक पहुंचाएंगे तो हमारी सिर्फ सीबीआई की ही डिमांड ही नहीं पूरी होगी, इसके अलावा जो 25 सूत्र हमने पिरोए हुए हैं अपने विजन डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे लागू करवाए। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के विक्रमादित्य जी इस वक्त प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में। क्या समझते हैं आप उनको? क्या जानकारी है उनको कठुआ की? क्या जानकारी है उनको उधमपुर की? क्या जानकारी है उनको बॉर्डर एरिया की? क्या कहना चाहते हैं आप, जहां चौधरी लाल सिंह 1996 से लड़ते आ रहे हैं लोगों के लिए और उनको हर एक चीज का पता है, तो क्या समझते हैं आप कि ये कांग्रेस पार्टी कहाँ टिकेगी चौधरी लाल सिंह जी के आगे? अरुण जी, भविष्य का क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज के दौर में, आज के समय में हमारे पास कमान है, हमारे डोगरा लोगों के पास कमान है। हमें ये तय करना है कि हमारे लिए कौन सा लीडर सक्सेसफुल और बेनिफिशियल हो सकता है। आपने बात की विक्रमादित्य जी के, उनके पर्सनल तो मैं बात नहीं करूँगा। अब हम सब जानते हैं वो सिल्वर स्पून फेड हुए हैं और उनकी फीडिंग ही सिल्वर स्पून से हुई है। एसी कमरों में रहने बसने वाले लोग हैं, वो राजे महाराजे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जबकि वो एमपी नहीं है, उनको मिलने जाने के लिए एक आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है उनके घर में और वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है उनके सिक्योरिटी ऑफिस में। वो जाकर अंदर उनके जो सिक्योरिटी ऑफिस के हेड होते हैं उनको जाकर उनकी कॉपी देते हैं। आपकी वेरिफिकेशन होती है जिसमें एक तकरीबन पूरा दिन की प्रोसेस होती है। अगर सुबह 9 बजे जाकर आप वहाँ अप्लाई करते हैं उनसे मिलने के लिए, तो शाम को शायद 4-5 बजे तक आपकी बारी आ जाती है। जब आपकी बारी आती है पता चलता ही नहीं, युवराज जी तो मिल नहीं सकते इस वक्त, वो तो खेलने गए या स्विमिंग करने के लिए गए या अभी उनका कोई और टूर प्रोग्राम बन गया है। तो जब वो एमपी बन जाएंगे तो इसमें कितना सुधार कर पाएंगे वो, उसके लिए मुझे थोड़ा सा डाउट है। मुझे ही नहीं, पूरे डोगरा लोगों को डाउट है। सेकंड,
आपने ये कहा कि वो कितने डोगरा हैं, कितने लोगों के लिए सक्सेसफुल और बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनका राजनीतिक करियर जीरो। क्यों मैं जीरो कहता हूँ? क्योंकि उन्होंने जब एमएलसी बने तो वो एक्सीडेंटल एमएलसी तो बन गए। एमएलसी बनने के बाद उन्होंने अपने जो पीआरओ थे उनसे पूछा कि अब मैंने इस्तीफा देना है, बताओ मेरी पेंशन पूरी हुई या नहीं, पेंशन वाली जो टाइम लिमिट होती है वो आ गई या नहीं आ गई। उन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा समय पड़ा हुआ है। जब पेंशन वाला जो टाइम था वो पूरा हो गया, ताकि वो एक टाइम होता है कि बॉन्ड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक अगर आपने एमएलसी रहे हैं तब तक अगर आप एमएलसी रहते हैं उसके बाद आपकी पेंशन पक्की हो जाती है। तो उन्होंने पहले अपनी पेंशन पक्की की, चाहे वो सिल्वर स्पून फेड रहे हैं, लेकिन पेंशन के लिए उनका लालच पूरा जिंदा रहा कि सरकार के घर से अगर 2 पैसे और आ रहे हैं तो आ जाएं, मेरी वेल्थ में अगर 2 पैसे और जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने अपने वेल्थ को सरपरी रखकर और अपने दादा महरूम की छुट्टी को सरपरी ना रखकर, जबकि राजनीति करने के लिए ये कहकर कि मेरे दादा महरूम की छुट्टी जो है उन्होंने सरपरी मंजूर नहीं की, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। इनफैक्ट अगर ये बात होती तो वो अपनी पेंशन नहीं देखते, वो सबसे पहले इस्तीफा तभी दे देते जब उनकी बात नहीं मानी थी। यहाँ से साबित होता है कि उनका राजनीतिक करियर जीरो है। वो उनके लिए जो उनकी अभिलाषा है, जो उनके जो पैरामीटर्स हैं और जो उनकी प्रायोरिटीज हैं, वो पैसा हो सकता है, वेल्थ हो सकती है, कमाई हो सकती है, कमाई का साधन इसको मान के चल सकते हैं, लेकिन सर्विस करना उनका काम नहीं है। आज तक उन्होंने कोई सर्विस में कोई मात्र मुझे बताएं कि सोशल सर्विस में, अगर वो इतने रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर क्या करते हैं, अगर मतलब वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसके बावजूद उन्होंने डोगरा लोगों के लिए, एक आम शहरी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए क्या काम किया, क्या कार्य किए? मुझे एक गिनती में किसी कोई एक चिन्ह बता दें कि उन्होंने ऐसा काम किया कि जो गरीबों के काम आया, तो मुझे बता दें। वहीं पे कंपैरिजन में आप चौधरी लाल सिंह जी को देखें, जो जिसको आप भी मानते हैं वो लीडर ऑफ सॉइल है। उन्होंने कहा बसोली में जब एजिटेशन 1985-86 से शुरू की थी, जब डैम की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही थी, वहां से वो लीडर बने। उसके बाद उन्होंने अपने हक की आवाज चली, चाहे एक पार्टी में रहे चाहे दूसरी पार्टी में, लेकिन अपने हक की आवाज उन्होंने पूरी सर्वप्रथम रखी और अपने डोगरा लोगों के लिए पूरा लड़े। और उसी लड़ाई को चलते चलते आज भी वो लड़ाई जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है, आज भी लड़ाई चल रही है। विक्रमादित्य जी यहाँ फॉर्म भरने के लिए आए थे। उन्होंने ये कहा था मेरे बाप दादाओं का नाम जो है लीडर लोग जो है वो यूज कर रहे हैं और उन्हीं की खट्टी खा रहे हैं। ऐसे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। देखिए, महाराजा हरि सिंह जी, मैं मानता हूँ उनके दादाजी खून के रिश्ते में वाकई उनके दादाजी हैं, लेकिन जब वो हमारे यहाँ पे राजा रहे, जिनकी प्रजा का मैं भी एक वासी का पुत्र या होता रहा हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ जब भी कोई राजा होता है तो पूरे प्रदेश का राजा। तो हम इसलिए छुट्टी नहीं मांग रहे हैं कि वो विक्रमादित्य जी के दादाजी हैं इसलिए छुट्टी करवाई जाए उनके जन्मदिन पे, ना ही हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर करणजीत सिंह के फादर हैं इसलिए छुट्टी की जाए। हम ये कह रहे हैं कि डोगरा लोगों का एक स्वाभिमान जुड़ा हुआ है कि डोगरा लोगों के लास्ट महाराजा जिन्होंने रूल किया डोगरा लोगों के ऊपर, जिन्होंने डोगरा लोगों के लिए मंदिर वगैरह बनाए, सराएं बनाई, जिन्होंने डोगरा लोगों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम तक बनाए उस टाइम पे, जिन्होंने डोगरा लोगों के लिए जो वो तीर्थ पे जाते थे, जैसे हज पे जाने वालों के लिए माफी दी गई, तीर्थ पे जाने वालों के लिए उन्होंने जो कर मुक्त किया उनको, ऐसे कई उन्होंने जो लोगों के हक में जो काम किए, उन्होंने डोगरा लोगों के हक के लिए जो काम किए, उनकी याद में उनकी जन्मदिन के लिए एक छुट्टी जो करवाई जाए, इसके लिए हम तत्पर हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन लड़ रहा है, बल्कि इसलिए हम लड़ रहे हैं कि वो विक्रमादित्य जी के दादाजी इसलिए छुट्टी करवाई जाए। वो उनको गलत फहमी, वो अपने दादाजी के लिए छुट्टी नहीं करवा सके, लेकिन हम बताएंगे उनके दादाजी को छुट्टी, दादाजी के जन्मदिन की छुट्टी कैसे करवाई जाए। करण सिंह जी 4 बार यहाँ पे MP उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में रह चुके हैं, 4 बार राज्यसभा मेंबर भी वो रह चुके हैं। 71 सालों में 40 साल उन्होंने इधर सत्ता में रहे हैं, पावर में रहे हैं। आप मुझे ऐसा कोई काम बता दीजिए जो उन्होंने डोगरा लोगों के लिए किया। अरुण जी, यही सवाल मैंने भी आपसे किया कि मैं तकरीबन 40 साल 38 साल कुछ महीने वो रहे हैं पावर, और इसमें भी हैरानगी की बात यह है कि जो कह रहे हैं कि हम डोगरा हैं, असली डोगरा हैं। मैं डॉक्टर करण जी से मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, अब तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गया, मैं उनकी ड्यू रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो हमारे महाराज के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी एक बशिंदा होने के नाते, एक इलेक्ट्रोल होने के नाते, एक वोट मताधिकार है मेरा, वो चूंकि मेरा मताधिकार है, मेरा पूछना फर्ज भी बनता है और मेरा दायित्व भी है इसमें और मेरा हक भी है। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उनके पिताजी मतलब डॉक्टर करण सिंह जी के पिताजी महाराजा हरि सिंह जी को जिस पार्टी ने एग्जाइल करवाया, देश निकाला करवाया, उसी पार्टी के साथ मिलने की क्या जरूरत आन पड़ी थी उनको?
इसका मतलब डॉक्टर करण सिंह जी भी कहीं ना कहीं सत्ता के भूखे रहे हैं। सत्ता में रहकर तकरीबन जैसे आपने कहा 40 साल सत्ता में रहने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, डोगराओं को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद भी उन्होंने एकमात्र काम डोगरा लोगों के लिए नहीं किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि नेशनल पार्टियां अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के डोगरा लोगों को हमेशा इस्तेमाल करते आई हैं। चाहे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो रॉयल फैमिली से ना बिलोंग करता हो, हमेशा सत्तारूढ़ रहे कौन? बीजेपी या कांग्रेस। तो बीजेपी ने भी कोशिश की कि हम कहीं ना कहीं यहाँ से एमपी बनवा के अपना ले जाएं और वहां पर उसको अपनी जागीर बनाकर रख दें। जब वो उसको अपनी जागीर बना देते हैं तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए या उसके दिखावे में जो भी फैसले लेते हैं वो सारे कश्मीर ओरिएंटेड और कश्मीर को फायदा देने वाले होते हैं। वहां से जहाज में चढ़ते हैं दिल्ली से और सीधा लैंड करते हैं कश्मीर में। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं कश्मीर का, जिसका 16,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन जम्मू सूबे से आधी है। लेकिन वहां पर एमपी की सीट 3 है, हमारी एमपी की सीट 2 है। वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारा अभी इन्होंने सोच रहे हैं कि बनाएंगे कभी या इसको अपग्रेड करें, अभी सोचा जा रहा है। 5 साल हो गए हैं इनको सत्ता में रहते हुए नेशनल यूनियन ऑफ इंडिया में भी, तो भी अभी तक सोच रहे हैं। इसके अलावा एम्स जब आया तो इन्होंने वहां पे दिल्ली से ही फॉर्म साइन कर दिए और ऑर्डर साइन कर दिया श्रीनगर के लिए, जबकि पॉपुलेशन यहाँ की ज्यादा, एरिया यहाँ का ज्यादा, डिस्टर्बेंस वहाँ पे ज्यादा। वहाँ पे सोरा जो ऑलमोस्ट एम्स के मुकाबले का ऑलरेडी है, वहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं। एम्स की जरूरत जरूर जम्मू में ज्यादा थी। जम्मू के लोगों ने एजिटेट किया, चौधरी लाल सिंह जी ने इसमें इंटरवीन किया और उन्होंने कहा जगह मैं देता हूँ, जगह मैं दूंगा, वो काम मेरा है, एम्स खुलेगा तो जम्मू में खुलेगा। अल्टीमेटली एक नेगोशिएशन हुई, 2 एम्स बनाने पड़े, जबकि एम्स एक्ट है, एक्ट के अंडर एम्स बनते हैं, जिसमें है कि एक स्टेट में एक ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें संशोधन करके उन्होंने 2 देने पड़े और इसके लिए फिर डोगरों को लड़ना पड़ा। मुझे एक बात बताइए, अगर ये सत्तारूढ़ बीजेपी कहते हैं कि हम डोगरों के हित की सरकार है, तो डोगरों की जब वो स्टेट में, जम्मू कश्मीर स्टेट में भी जब उनकी सरकार थी, सेंट्रल में यूनियन ऑफ इंडिया में भी उनकी सरकार थी, फिर भी डोगराओं को लड़कर एम्स क्यों लड़ना पड़ा? अभी आपने कल अखनूर में रैली देखी, अखनूर में आए, उन्होंने एक काम भी नहीं गिनाया जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह या श्री जुगल किशोर जी ने अपने एमपी रहते हुए करवाया होगा। तो ये जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस बलबूते पर वोट मांग रहे हैं? मोदी जी के नाम पे। क्या मोदी जी के नाम पे अगर वो वोट मांग रहे हैं तो उनसे मैं कह रहा हूँ कि निकम्मा कोई एमपी यहाँ पे रहा ही नहीं। अगर आपने जनता को विकास के कार्य करके दिखाए होते तो आज आप मोदी जी का नाम इस्तेमाल नहीं करते, रादर उल्टा ये होता कि मोदी जी यहाँ पे आते और कहते हमारी सरकार को वोट दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पे एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और श्री जुगल किशोर जी ने बड़े विकास कार्य किए हैं। चूंकि इन्होंने बड़ा विकास करवा दिया आपका, जम्मू के डोगरा लोगों को बहुत आगे ले गए, उनका उत्थान कर दिया इन्होंने, जम्मू में किसी को गिले शिकवे रहे नहीं हैं, इसलिए आप मोदी जी को और सशक्त बनाने के लिए इनको दोबारा चुने। तो मोदी जी के मुंह पे ये बात इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको पता है कि मेरे निकम्मे एमपीज ने कोई काम किया ही नहीं है, दोनों ने, इसलिए वो ये बात नहीं कह पाए। आज हालात ये हो गए हैं, जो पार्टी अपने हिंदी में भाषण देती थी डोगरी में भाषण देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू सूबे में आते हैं तो डोगरी में अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। अगर आज विक्रमादित्य जी को अपना डोगरा होना याद आया तो उसके पीछे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डोगरा स्वाभिमान संगठन का हाथ है। आज हमारा आपने अपना सवाल ही यहाँ से शुरू किया था कि आज के इलेक्शन में अगर मुद्दा डोगरा बना है तो वो सिर्फ डोगरा स्वाभिमान संगठन को श्रेय जाता है, क्योंकि डोगरा स्वाभिमान संगठन ने डोगरा लोगों को ये एहसास कराया है कि आप यूनाइटेड अगर हों, अगर संगठित हों तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आपके ऊपर कोई कश्मीरी लोग बेमतलब आपके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकते और आपके ऊपर सेंट्रल पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, आपके ऊपर अपनी मनमर्जियां नहीं थोप सकती। इसलिए आज के दिन की जरूरत है। कीर्ति जी, मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल है आपसे, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, तो कितना मुश्किल रहेगा डोगरा स्वाभिमान के लिए जीतना? अरुण जी, इलेक्शन लड़ना कहा जाता है इसको, तो ये लड़ाई है। जबकि ये लड़ाई है तो फिर लड़ाई को लड़ाई की तरह ही लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन के बैठे। डोगरा स्वाभिमान संगठन जिसके फाउंडर चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी हैं और जिसके दोनों सीटों पे उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह जी हैं, जिनका चुनाव निशान ट्रैक्टर चलाता किसान मंजूर हुआ है,
वो दोनों सीटों पे इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि दोनों सीटों में 37 की 37 असेंबली सीटें जो कवर करती हैं, 2 MP की सीटें, वहां पर डोगरा को जागृत किया जाए, उनको जागरूक करके उनके हकूक बताए जाए। इन तीनों पार्टियों, ये 3 पार्टियों का आपने नाम लिया, NC, PDP और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां एंटी डोगरा रही हैं, जबकि बीजेपी एक चोला पहन के आई, जो उन्होंने चोला डाला, चोले में ये उन्होंने एक रंग दिखाया अपना दुनिया को, डोगरा लोगों को, कि मैं आपकी हितैषी पार्टी हूँ। डोगरा लोगों में ये भ्रम हुआ कि ये हमारी हितैषी पार्टी है। उनका जो उन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया, उस इल्यूजन में वो भली भांति फंस गए, और फंसने के बाद उन्होंने उनको वोट भी डाला, वोट डालने के बाद 5 साल उनको सत्ता भी दी और स्टेट में भी उनको पावर में लाए। लेकिन बाद में जब डोगरा लोगों के साथ ही उन्होंने भेदभाव करना की पूरी राजनीति चलाते रहे, उनका विश्वासघात किया, तो डोगरा लोगों को जागरूकता आई कि हमारी तो ये पार्टी थी नहीं। आज के दिन में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो डोगरा लोगों की अपनी पार्टी है। इस पार्टी को हराने के लिए NC, PDP और कांग्रेस तीनों मजबूरी वश इकट्ठी हुई हैं कि कहीं डोगरा लोग संगठित हो गए, हमारी तो दाल रोटी खत्म हो जाएगी जम्मू कश्मीर से। और बीजेपी अभी भी एक ही बात को लेकर चल रही है कि किसी ना किसी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक किसी हालत में भी डोगरा लोगों को दोबारा गुमराह करें, और इस गुमराह करने के षड्यंत्र में वो आए दिन सोशल मीडिया में बातें उड़ाती रहती है। कभी कहते हैं, आज मैंने पढ़ रहा था कि 20 करोड़ ले लिए चौधरी लाल सिंह जी, बैठ गए हैं। चौधरी लाल सिंह जी ने अपना नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए हैं। चौधरी लाल सिंह जी ने पैक्ट किया है असेंबली सीट्स में, उन्होंने लाइजनिंग कर ली है बीजेपी पार्टी के साथ। मुझे एक बात बताइए, जब इलेक्शन इस वक्त लड़ रही है 3 बड़ी पार्टियां, अगर मैं मान के चलूं, जिसमें कांग्रेस एंड अलायंस कर लो, जिसमें NC, PDP शामिल है, जिसमें बीजेपी भी है और जिसमें डोगरा स्वाभिमान संगठन भी है। डोगरा स्वाभिमान संगठन जो अभी इन्फेंसी में है, जो 24 मार्च को अभी रजिस्टर हो रही है और 26 मार्च को जो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रही है, मात्र 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन के बाद, जो तकरीबन 11 महीने पुरानी पार्टी है, उससे इनको इतना खतरा क्यों आन पड़ा है कि आज ऐसा लग रहा है, सोशल मीडिया आप खोल के देखते हैं तो ऐसा लगता है चौधरी लाल सिंह जी और बीजेपी बस 2 ही जन है जो पार्टी में इलेक्शन, जो इस उधमपुर और जम्मू में इलेक्शन लड़े। कांग्रेस का तो खाता ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने तो पुराना ही हमारे साथ भेदभाव किया हुआ है। इन्होंने विश्वासघात शुरू से करते आए हैं। आज डोगरा संगठित है, जागरूक है, इसलिए कांग्रेस को तो उन्होंने सिर्फ जड़ से ही हिला दिया हुआ है, जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकने की पूरी तैयारी कर ली है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी का असली चेहरा पिछले 5 सालों में बाहर आ गया है। ये कितनी हितैषी पार्टी रही है डोगरा लोगों की, इन्होंने खुद अपने कार्यशैली से साबित कर दिया है। मात्र और मात्र एक ही हमारे पास विकल्प बाकी रहा है, वो है डोगरा स्वाभिमान संगठन, जो जम्मू के डोगरों की अपनी पार्टी। बीजेपी का चोला कब उतारोगे आप? बीजेपी का चोला तो उतरने वाला है। मैं आपके माध्यम से ये दोबारा ये साफ कर देता हूँ, ये वाजे कर देता हूँ आपसे, आपके माध्यम से ये मैं डिक्लेयर करके जा रहा हूँ अभी यहाँ से। आप ये बात 23 मई को दोबारा मेरे से पूछेंगे कि डोगरा लोग हमने संगठित किए, लेकिन आज भी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, एक तो उन्होंने रूप लिया हुआ है कांग्रेस प्लस अलायंस का, और दूसरा रूप है बीजेपी का, जो झूठ और भ्रम फैलाकर किसी तरीके से चौधरी लाल सिंह जी की टांगें खींच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई डोगरा लोगों को ना पता चल जाए। लेकिन सच्चाई की राह लंबी होती है, कठिन होती है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। तो डोगरा स्वाभिमान संगठन सिर्फ सच के साथ चल रही है और सच्चाई की जीत निश्चित है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कीर्ति भूषण जी, डोगरा स्वाभिमान संगठन के स्टेट स्पोक्स पर्सन। इनका भी यही कहना है, डोगरा जो है वो संगठित है, डोगरा जो है वो एक साथ एकजुट है, और जितनी भी पार्टियां इनके खिलाफ लड़ रही हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो एकदम से बाहर आ चुकी है। और PDP, NC और कांग्रेस ये चाहे जितना मर्जी अलायंस कर ले, पर डोगरों को ये नहीं हरा सकती है। इसी तरह से आपको और भी कई लोगों से मिलाएंगे। तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।